ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, आर्टिकल, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। सशक्तिकरण का माध्यम बना स्वच्छता अभियान। देखिए, जो स्वच्छता अभियान 2014 में शुरू हुआ था, इसकी काफी कुछ उपलब्धियां हो चुकी हैं, तो उन्हीं की बात की जा रही है। और इसमें आप देखते हैं कि आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसलिए आप देखते हैं कि ये उपलब्धियां हासिल की जा सकी। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मार्टिलिटी इन इंडिया में यह उल्लेख हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन ने 2011 से 2020 के बीच भारत में सालाना 60 से 70 हजार शिशुओं की मृत्यु को रोकने में मदद की है। जब आप लोग इस तरह की टॉपिक पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट का उल्लेख जरूर कर दिया करिएगा। इससे क्या रहेगा कि आपका आंसर और निबंध प्रभावशाली रहेगा, और जो चेक कर रहा होगा कॉपी, उसे लगेगा कि अच्छा, ये जुड़ा रहता है करंट से, इसे सब जानकारी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओहाओ स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्वच्छ भारत मिशन और भारत में शिशु और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के बीच आप देखिए संबंधों की पड़ताल के लिए अध्ययन किया है। और 640 जिलों से शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़ों के अध्ययन से सामने आया कि स्वच्छ भारत मिशन अवधि के बाद भारत में इस मिशन के से पहले के वर्षों की तुलना में शिशु और बाल मृत्यु दर में तेजी से कमी दर्ज हुई है। जिन जिलों में प्रमुखता से शौचालय निर्माण हुए, वहां शिशु मृत्यु दर में 5.3% की कमी और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 6.8% की कमी देखी गई। यह परिणाम उस आह्वान की परिणति है जो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए किया था। उन्होंने कहा था कि क्या हम उचित शौचालय सुविधा नहीं बना सकते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग लाल किले से गंदगी और शौचालय के बारे में मेरी बात करने की सराहना करेंगे या नहीं, लेकिन अगले साल जब हम यहाँ खड़े होंगे तो हर स्कूल में लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय होने चाहिए। प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया, पर स्वच्छ भारत अभियान 2014 में जो हुंकार भरी, उसका सकारात्मक नतीजा सामने आया। तो इसकी जो उपलब्धियां हैं, उनका जरूर आप लोग याद रखिएगा। यह जिज्ञासा का विषय हो सकता है कि कैसे खुले में शौचालय का संबंध नवजातों की मृत्यु से हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व जुलाई 2015 में प्रकाशित रिस्क ऑफ एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स अमंग वुमेन प्रैक्टिसिंग पुअर सैनिटेशन इन रूरल इंडिया, ए पॉपुलेशन बेस्ड प्रोस्पेक्टिव कोहार्ड स्टडी के परिणामों को जानना चाहिए। इस रिपोर्ट को जरूर नोट कर लीजिए। इस शोध में 670 गर्भवती महिलाओं का अध्ययन किया गया था। शोध से पता चला कि जिन 2/3 गर्भवती महिलाओं ने खुले में शौच किया, उनमें से 1/4 ने प्रतिकूल गर्भावस्था के परिणाम अनुभव किए। इनमें सबसे आम बच्चे का समय से पहले जन्म या कम वजन वाले बच्चे का जन्म हुआ। वहीं आप देखिए, शौचालय का प्रयोग करने वाली गर्भवती महिलाओं में ऐसा नहीं देखा गया है। और विश्व भर में हुए सैकड़ों शोधों का यही निष्कर्ष है कि खुले में शौच जीवन के लिए घातक है। सैनिटेशन एंड डिजीज हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर एंड एक्सक्रीट मैनेजमेंट नामक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि खुले में शौच से बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मानव मल में आप देखिए लाखों वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी घटक उपस्थित होते हैं, जो डायरिया और जल जनित अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। ये बीमारियां बच्चों के पेट की अंदरूनी सतह की बारंबार क्षति पहुंचाते हैं, और जिससे आप देखिए पोषक तत्वों को हजम करने की उनकी शक्ति छीन हो जाती है और वे कुपोषण से लड़ने की क्षमता खो देते हैं। खुले में शौच से मुक्ति भारतीय शिशुओं के जीवन रक्षक के रूप में ही नहीं उभरी, अपितु इसके बहुआयामी प्रभाव भी सामने आए। शौचालय का अभाव महिलाओं की शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता का कारण भी रहा है। 2017 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक शोध बताता है कि महिलाओं के लिए खुले में शौच न केवल उनकी शारीरिक अस्वस्थता का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरता है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और सुरक्षा का भी बहुत आघात पहुंचता है। और सुरक्षा के अनुसार खुले में शौच की व्यवस्था के चलते महिलाएं कम भोजन और अल्प मात्रा में जल ग्रहण करती हैं, ताकि उन्हें देश के दिन के उजाले में शौच ना जाना पड़े। नतीजतः उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2015 में कुल स्वास्थ्य व्यय 62.6% से घटकर वर्ष 2020 में 47.01 हो गया। स्वास्थ्य सेवाओं पर कम खर्च का सीधा संबंध गुणवत्तापूर्ण जीवन में निवेश है, जो किसी भी देश के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख सूचक है।
निसंदेह खुले में शौच से यौन हिंसा का आशंका भी बढ़ जाती है। कई बार आप देखते हैं महिलाओं के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हैवानियत हो जाती है, जिससे महिलाओं को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचती है। ऑल वी वांट अवर टॉयलेट इनसाइड अवर होम्स, द क्रिटिकल रोल ऑफ सैनिटेशन इन द लाइव्स ऑफ अर्बन पुअर एडोलेसेंट गर्ल्स इन बेंगलोर। इंडिया नामक अध्ययन उन किशोरियों की पीड़ा बखूबी बयान करता है जिन्हें खुले में शौच जाने के कारण शर्मिंदगी, छिंटाकशी का सामना करना पड़ा। इन तमाम तकलीफों पर लगाम लगाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की जब शुरुआत हुई तो अमूमन सभी को लगा कि यह नारों के शोर तक सीमित होकर रह जाएगा, परंतु यह जन जन की आवाज बन गया और इस अभियान से ने यही बताया कि कैसे किसी कार्यक्रम को लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरे परिदृश्य को बदल देती है। कम से कम इस प्रतिबद्धता की तो सराहना होनी ही चाहिए। और आप देखते हैं कि अगर आप लोग इस सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं तो इसका भी उल्लेख कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान के सकारात्मक परिणाम की पुष्टि पेयजल और स्वच्छता विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय की सहायता से यूनिसेफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड द सेफ्टी कन्वीनियंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया, सुरक्षा सुविधा और स्वाभिमान शीर्षक रिपोर्ट से होता है। इन सभी रिपोर्टों को याद रख लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार शौचालय बनने के बाद 93 विदेशी महिलाओं ने कहा कि उन्हें शौच करते समय जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने, संक्रमण होने और रात के अंधेरे में शौचालय जाने से डर नहीं लगता है। इसे भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए सकता कि खुले में शौच आत्मग्लानि बढ़ाता है, आत्मगौरव को घटाता है, इस सशक्तिकरण में बाधक तथ्य है। आर्थिक स्वावलंबन की पहली सीढ़ी स्वाभिमान है। इस दृष्टि से स्वच्छ भारत मिशन ने महिला सशक्तिकरण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। एक तो वर्ल्ड बैंक की बात हुई है, विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक आप लोगों ने यूनिसेफ के बारे में सुना है, मैं इसलिए कह रहा हूं इस तरह की जो संस्थाएं इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार आपसे, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की बात हो रही है। 11 दिसंबर 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लेखिका समाजशास्त्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर रितु सारस्वत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, अच्छी बात है। पूर्वोत्तर में चल रही षड्यंत्र की अनदेखी। आप देखते हैं कि पहले पाकिस्तान अब बांग्लादेश में तख्तापलट का आरोप अमेरिका पर लगा। पिछले दिनों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह आरोप लगाया कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग कर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश रची जा रही है। इसके बाद उनकी सरकार उखाड़ फेंकी गई और जान बचाने के लिए उन्हें भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष जनवरी में चुनाव में उन्हें जिताने का लालच दिया गया था। लालच देने वालों ने उनके बांग्लादेश से अपना एक एयरबेस स्थापित करने की शर्त रखी थी। उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण अमेरिका पसंद दे जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला तो न केवल उनकी सरकार बेदखल हो गई, बल्कि उन्हें जेल की कोठरी में भी डाल दिया गया। ये आप देख लीजिए, हमारा प्यारा भारत है, ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। शेख हसीना ने जिस भावी ईसाई देश की तरफ इशारा किया उसमें भारत के पूर्वोत्तर के कम से कम 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय को भी शामिल करने की साजिश हो रही है। इन 5 राज्यों में से 3 मिजोरम, नागालैंड और मेघालय ईसाई बहुल हो गए हैं और जिस तेजी से पूर्वोत्तर में मतांतरण का षड्यंत्र चल रहा है उसके आधार पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में भी ईसाई बहुल हो जाएंगे। मिजोरम में ईसाई आबादी 90% है। 1951 में नागालैंड में ईसाई 46.04% थे, जो 2011 में बढ़कर 87.92% हो गए। मेघालय में भी 1961 में ईसाई जनसंख्या 35.21% थी, जो 2011 में बढ़कर 74.59% हो गई। अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए 1971 तक मात्र 0.78% ही ईसाई थे, जो 2011 में बढ़कर 30.26% तक पहुंच गए। 1951 में मणिपुर में ईसाई जनसंख्या 11.84% थी, जो 2011 में बढ़कर 41.28% हो गई। इन राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए असम के कार्बी आंगलोंग जिले को चुना गया। विगत 4 दशक में इस जिले में ईसाई 7% से बढ़कर 17.50% तक हो गए हैं। ये आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आप देखिए मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से। ये आप देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। ये भी आप देखेंगे।
और भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। विभाजन के बाद देश में नारे लगाए जाते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। 1947 में दो भाई के बीच बंटवारा हो गया, तो बाद में दो अन्य भी बंटवारे की मांग करने लगे। आज़ादी के तुरंत बाद पूर्वोत्तर में कुछ लोगों ने ईसाई सशक्त संघर्ष छेड़ दिया। 1980 में पंजाब में भी कुछ अलगाववादी खालिस्तान का नारा लगाने लगे। पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाईकरण का अभियान अलगाववाद को ही बल दे रहा है। इस देश का साधन संपन्न और ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों से पढ़कर निकला और उच्च पदों पर विराजमान प्रभुत्व वर्ग अपनी सेकुलर छवि बनाए रखने तथा पश्चिमी देशों में वीजा संबंधी कठिनाइयों से बचने के लिए पूर्वोत्तर में चलाए जा रहे ईसाई अलगाववाद पर मौन धारण किए हुए इस्लामिक आतंकवाद की तरह ही पूर्वोत्तर में अनेक ईसाई उग्रवादी संगठन भी सक्रिय हैं। त्रिपुरा में संचालित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के उग्रवादियों ने 1999 में बनवासी कल्याण आश्रम के 4 पदाधिकारियों का अपहरण कर उन्हें बांग्लादेश ले जाकर उनकी हत्या कर दी थी। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर आप देखते हैं कि जनजाति समाज में कार्यरत बनवासी कल्याण आश्रम को काम करने से रोकना चाहते थे। गत दिनों NLFT के साथ केंद्र सरकार का शांति समझौता तो हो गया, पर भविष्य में इसके लोग किसी अन्य नाम से पुनः सशक्त संघर्ष नहीं छेड़ेंगे और इसकी कोई गारंटी नहीं। ईसाई बहुल नागालैंड में विरोध के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को वहां की सबसे बड़ी नदी डोआंग के बदले एक छोटी नदी में पड़ा था। विगत वर्ष मणिपुर में हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर वहां के मूल निवासी मैत्री और आप्रवासी कुकी के बीच टकराव हुआ है। मैत्री मणिपुर के मूल निवासी, कुकी म्यांमार, नागालैंड तथा मिजोरम से आकर मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे और यहाँ नशे का कारोबार करने वाले अधिकतर ईसाई अलगाववादी समूह हैं। और आप देखिए उनकी ईसाइयत की राह में मैती रोड़ा साबित हो रहे हैं। मैती समुदाय को उच्च न्यायालय ने जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने को कहा था। इसका विरोध करने की कुकी लोग सड़कों पर उतरे। प्रतिक्रिया में मैती भी सड़कों पर आए। हालांकि कुकी महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ उसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है, लेकिन इस घटना पर ईसाई संगठनों की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई उससे बड़े खतरे का संकेत मिल रहा है। मणिपुर में मैती कुकी समुदाय के आपसी संघर्ष का चर्च द्वारा किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीयकरण की अनदेखी राष्ट्रघाती होगी। केरल के आर्क बिशप ने विगत लोकसभा चुनाव में मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए यह आरोप लगाया था कि ईसाई वर्ग पर अंधेरी ताकतें हिंसा कर रही हैं। दुखद यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे इन षड्यंत्रों को जानते हुए भी लोग उसके खिलाफ मुखर नहीं है। भारत को इस्लाम के बाद अब ईसाइयत के आधार पर पुनः विभाजन का दंश झेलना पड़े, इसके लिए देश को सतर्क रहना होगा। भारत बांग्लादेश म्यांमार के हिस्सों को काटकर अगर कोई ईसाई देश बना तो भविष्य में वह महाशक्तियों के टकराव की भूमि बनेगा। अमेरिका, चीन भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह सक्रिय हैं उसकी अनदेखी ठीक नहीं है। लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं हरेंद्र प्रताप, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। समझौता, लड़ाई झगड़े से दुनिया का कोई कोना अछूता नहीं है। चाहे आप देखिए परिवारों में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, पंचायतों में देख लीजिए, चाहे देश में देख लीजिए, चाहे विदेश में देख लीजिए, हर जगह आप देख रहे हैं। समझौता इससे बचने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। समझदार व्यक्ति विवाद की स्थिति से निजात पाने के लिए आपस में समझौता करते हैं, जबकि नासमझ आपस में झगड़ते हैं। स्वार्थी के मन में नकारात्मक चिंतन भरा रहता है, वह स्वहित को प्राथमिकता देता है, उसे परहित की बात गले नहीं उतरती है। समझौता की बात ऐसे व्यक्ति के समझ में नहीं आती है, वह अहंकार में फूला रहता है, वह स्वयं को किसी से कम नहीं मानता है और इस संसार में जो छोटा बनकर रहता है भले ही वह खोटा हो तो उसकी तो गुजर बसर हो जाती है, पर जो स्वयं को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं है उसे एक दिन टूट जाना पड़ता है। नम्रता, सहनशीलता मानवीय गुण है जो सबसे प्रेम पूर्वक मिलजुल कर करता है, वह सबका प्रेम, स्नेह, सहयोग, सम्मान प्राप्त करता है। फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं। सद्गुणी ज्ञानी महापुरुष नम्र बनकर जीवन जीते हैं और किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। कोई उन्हें कुछ बोल भी देता है तो वे सह लेते हैं। विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते हैं क्योंकि वे होते हैं। उदंड बात पर आप देखिए झगड़ते रहते हैं और अपने साथ परिवार समाज को भी चैन से नहीं रहने देते हैं। इससे परिवार, घर, समाज में अशांति, कलह बढ़ता जाता है। जब श्री कृष्ण कौरवों के पास समझौते का प्रस्ताव लेकर गए तो कौरवों ने इनकार कर दिया और अंततः महाभारत का युद्ध हुआ। को भी संदेश भेजा कि सीता जी को सम्मान पूर्वक वापस कर दें, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं हुआ। परिणाम सर्वनाश हुआ। सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। आपसी समझौते करना ही जन जन के लिए कल्याण, शांति, सुरक्षा का श्रेष्ठ मार्ग है। ऋषियों के सूत्र को विश्वव्यापी अभियान का रूप देने में भी सृष्टि कहते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। लेकिन आप देखिए आजकल लोग मान कहाँ रहे हैं, जानते सब है, मानते कुछ नहीं है।
आप देखिए कहीं, अगर आप परिवारों में देख लीजिए, आपसी रिश्तों में देख लीजिए, एक की गलती होती है, जिसकी गलती होती है वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अगर उसका झूठ पकड़ा जाए तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वो आपसे रिश्ता खत्म कर देता है, समझौता करना ही नहीं चाहता है। आप फिर भी समझौता करना चाहेंगे तो आपको नीचा समझने लगेगा वो सामने वाला, मतलब ही समझने लगेगा। राहुल गांधी के विचार। अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए फिर से कुछ ऐसी बातें कही जिन पर विवाद होना ही था। इस पर आशा नहीं कि भाजपा नेताओं ने उनके बयान पर आपत्ति जताई, उन पर विदेश में देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। तय यह है कि इससे राहुल गांधी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने, आप देखते हैं कि भारत में राजनीति में प्यार, सम्मान, आदर के अभाव पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि वह खुद अपने राजनीतिक विरोधियों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरह अपनी नफरत व्यक्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वह यह काम विदेश में भी जारी रखते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। इसी क्रम में उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो उनकी राजनीतिक संकीर्णता के प्रकट करने वाली है। उन्होंने एक बार फिर भारत को अमेरिका की तरह राज्यों का संघ बता दिया। वह यही नहीं रुके, उन्होंने यह मनगढ़ंत आरोप लगाया कि भारत में विविधता का निरादर हो रहा है। इससे भी खराब बात है कि रही कि पता नहीं कैसे वह इस नतीजे पर पहुंच गए कि भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषियों पर हिंदी थोपी जा रही है और उनकी संस्कृति, खान पान आदि को कमतर बताया जा रहा है। एक और बात बताऊं, जो आप देखते हैं कि बीजेपी के पक्षकार होंगे, उन्हें उनकी बातें राहुल गांधी की बुरी लगी होगी। जो राहुल गांधी के पक्षकार होंगे, कांग्रेस के होंगे, उन्हें अच्छी लगी होगी। ये सब चलता रहता है। यह एक शराफत भरी बात है कि भारत में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के बीच संघर्ष जारी है। आखिर कौन है जो राहुल गांधी को यह समझा रहा है कि भारत में ऐसा हो रहा है? क्योंकि देश में कोई भी किसी भाषा या उसकी संस्कृति को कमतर नहीं बता रहा है। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की लोकप्रियता स्वतः बढ़ रही है। इस कारण बढ़ रही है क्योंकि एक तो वहां हिंदी भाषी बढ़ रहे हैं, दूसरे गैर हिंदी भाषियों की हिंदी सीखने की आवश्यकता महसूस हो रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे यदि कुछ स्पष्ट होता है यही कि उन्होंने भारत में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी माने तो भारत में सभी संस्थाओं और यहाँ तक कि न्यायिक तंत्र पर भी चंद लोग यानी कि भाजपा आरएसएस का कब्जा है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को यह समझाने की भी कोशिश की कि भारत में भाजपा आरएसएस महिलाओं को दबाने में लगे हैं। उनके हिसाब से भारत में हुनरमंद लोगों को किनारे किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि उन्हें भाजपा आरएसएस मोदी सरकार रास नहीं आ रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह विदेश में देश को नीचा दिखाने में लग जाएं। वह पहले भी ऐसा करते रहे, यहाँ तक कि कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब वह इसमें यह भी जोड़ रहे हैं कि संविधान खतरे में है। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ देखिए, ये इन लेखक जिसने ये आर्टिकल लिखा होगा ना, उनके अपने विचार हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे, बहुत सारे लोग असहमत भी होंगे। यहाँ अगर बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, इस पार्टी की स्थापना। और आप देखेंगे कि अटल बिहारी पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वहीं हम लोग आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी इसकी। और संविधान देखिए, 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आ चुका था। 26 जनवरी को आप क्या 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था और गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। बहुत सारी संस्थाएं आ चुकी थी, तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नहीं हो भ्रमित, बिहार में अभियान के रूप में भूमि सर्वे जोर शोर से चल रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सर्वे में सभी भूमि मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो, साथ ही उन्हें सर्वे में किसी तरह की दिक्कत न आए। इसके लिए प्रदेश के साथ जिला स्तर पर निर्देश दिए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आ रही समस्याओं को दूर करने की कवायद भी हो रही है। हर दिन सरकार और भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की ओर से समीक्षा में सामने आने वाले विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है। हर दिन आदेश निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं इंटरनेट मीडिया पर भी कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। इस पर नकेल की जरूरत है। इंटरनेट मीडिया या अन्य माध्यमों से लोगों में संदेह उत्पन्न करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई के दायरे में लाया जाए, ताकि लोग, आप देखते हैं कि निर्भर होकर सर्वे का हिस्सा बने। स्पष्ट किया गया कि स्वघोषणा पत्र जमा करने की कोई अंतिम तिथि तय नहीं की गई। इसे इत्मीनान से भरें, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। भूमि सर्वेक्षण के संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह सुनने में आ रही है कि लोग खाद्यान्न जमाबंदी, पंजी और आप देखिए लगान रसीद जैसे राजस्व अभिलेखों के लिए अंचल और अन्य राजस्व कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, जबकि इस तरह के दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अगर कागजात कम है या आधे अधूरे हैं तो भी स्वघोषणा से नहीं चूकें। सर्वे के दौरान जमीन पर अपने दावे के लिए स्वघोषणा के तौर पर वंशावली समर्पित करें। इससे सरपंच या किसी अन्य अधिकारी से आप
अभी प्रमाणित कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक कर आ रही दिक्कतों और शंका का सरकार एवं विभाग की ओर से समाधान करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद भी यदि प्रशासनिक या अन्य तरह से कोई दिक्कत आ रही है तो टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। वैसे टोल फ्री नंबर पर आ रही शिकायतों के त्वरित निपटारे की आवश्यकता है। चलिए, बिहार की बात हो रही है, एक बार बिहार चलते हैं। बिहार तो हमेशा चर्चा में रहता ही है। पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड और आपकी उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री काफी एक्टिव रहते हैं ना, नीतीश कुमार। आवासन नामक राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। चिंता बढ़ाती आत्महत्याएं की घटनाएं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में भारत के साल 2022 में के आत्महत्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसमें कहा गया कि दुनिया भर में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उनमें भारत में होने वाली आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है। 2022 में कुल 1.71 लाख लोगों ने भारत में आत्महत्या की है। ये आंकड़े जरूर याद रखा करिएगा। यह अत्यधिक चिंता का विषय है। भारत में 41% आत्महत्याएं 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं द्वारा की जाती हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवा महिलाओं की मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण भी आत्महत्या ही। आत्महत्या का एक बड़ा कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक एवं यौन शोषण, परीक्षा में असफलता, अंतर पीढ़ी के संघर्ष, माता पिता का दबाव और जातिगत भेदभाव ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके कारण भारत के युवा आत्महत्या के बारे में सोचते हैं या आत्महत्या का घातक कदम उठाते हैं। शराब और मादक द्रव्यों का सेवन भी आत्महत्या के जोखिम कारकों में शामिल है। युवाओं के बीच इंटरनेट के उपयोग में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि भी आत्महत्या के में प्रमुख भूमिका अदा करती है। इस समस्या से निजात पाना बहुत आवश्यक है। विशेषज्ञ या समाज सुधारक युवाओं से बातचीत करके उन्हें समझाएं कि वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं समाज में उनका समाधान किसी न किसी रूप में उपस्थित है, बस उन्हें उस समाधान को ढूंढने की आवश्यकता है या फिर उन्हें धैर्य रखकर थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। संभव है कि कुछ समय पश्चात उन समस्याओं का समाधान कर अपने आप ही हो जाए। अगर इस प्रकार की समस्याओं से परेशान युवाओं ने से लगातार बातचीत की जाए तो आत्महत्या जैसे बड़े संकट से उन्हें बचाया जा सकता है। मैं आप लोगों से कहता हूँ ना, आज आप देखिए, समझाने वाले की जरूरत नहीं है, समझने वाले की जरूरत है। माँ बाप को भी समझना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए। और कभी भी तत्काल में कोई फैसला मत लिया करिए, थोड़ा सोच लिया करिएगा, गुस्से में कोई फैसला मत लिया करिएगा। युवाओं को इस प्रकार समझना होगा कि वे समस्या का सामना करते समय किसी भी प्रकार की मदद मांगने से हिचके नहीं। और एक बात, थोड़ा योगा करते रहा करिएगा, अपने आप से मिलते रहा करिएगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। युवाओं को आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति से बचने के लिए अपने क्रोध के आवेग को रोकना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक स्वच्छ जीवन शैली अपनानी चाहिए। आत्महत्या जैसी घातक प्रवृत्ति को रोकने में योगा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। योगा का अभ्यास करके युवा अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। पढ़ाई के दबाव में होने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए शैक्षणिक सुधार की भी बेहद आवश्यकता है। युवाओं की क्षमताओं का पता लगाने की एक वैकल्पिक विधि विकसित की जानी चाहिए ताकि उनकी रुचि, उनके कौशल और उनकी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें उनके अनुरूप कार्य की जिम्मेदारी दी जा सके। अच्छा लिखा जाता है, बस थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखा करिएगा। आपको लगता है आपका दोस्त है, आपका कोई जानने वाला है और वो परेशान है, तो उससे सुन जरूर लिया करिएगा, ठीक है। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं, तो जाकर वहां से पढ़ भी लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तकनीक आधारित नई कृषि क्रांति की तैयारी। अब आप देखिए, किसानों की आय बढ़ाने की बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि कुछ जो समस्याएं हैं किसानों की, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें भी आप देखिए नई तकनीक से जोड़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि किसानों की समस्याओं के बारे में आप लोग बेहतर जानते होंगे, बेहतर उनका समाधान बता सकते हैं। सरकार की तरफ से क्या उपलब्धियां रही हैं उनका उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। मैं जब कहता हूं ना कि आंख और कान खुले रखा करिए, तो इसीलिए कहता हूं कि जब आप लोग किसानों से मिल रहे हैं या किसान परिवार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो देखा करिए उनकी समस्याएं क्या है, क्या करें कि उनका समाधान हो जाए। देश में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 15% है, लेकिन भारत में आज भी 65% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार की महत्वपूर्ण चिंता यही है कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन से देश की 65% आबादी पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का मुख्य उद्देश्य किसानों की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के अनुकूल क्लाइमेट रेसिलिएंट के लिए तैयार करना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन विश्व की एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया। भारत में क्लाइमेट इमरजेंसी जैसी स्थितियां दिखने लगी और बदले मौसम से फसल कैसे बचाएंगे यह सीखना जरूरी हो गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में या देखिए इससे सरकार किसान को बेहतर ढंग से मदद कर सकेगी।
कृषि कल्याण की 7 नई योजनाएं। पहली योजना है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, और इसके लिए आप देखिए 2817 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों के जीवन को डिजिटल तकनीक के माध्यम से आसान बनाना। दूसरा है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और जिसके तहत आप देखिए 3979 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई, जो कृषि विज्ञान और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। तीसरा है एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके लिए 2300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और जिससे कृषि शिक्षा और सामाजिक आप देखते हैं कि विज्ञान में मजबूती आएगी। और चौथी योजना है सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, जिसमें 1702 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, और इसके द्वारा कृषि क्षेत्र में पशुधन और उनके उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कही गई। पांचवी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसके आप देखते हैं कि इसके तहत 860 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, और जो बागवानी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाने हेतु सहयोग करेगा। छठी योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों को अधिक मजबूत करने के लिए 1202 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सातवीं है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके लिए 1115 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके तहत सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहती है। यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि क्षेत्र के आप देखते हैं के लिए बनाया जाएगा, और जिसमें किसानों को विभिन्न सुविधाएं डिजिटल रूप से प्राप्त होंगी। आधार की तरह ही हर किसान को एक फार्मर आईडी दी जाएगी, और जिससे उसकी भूमि, फसल और स्कीम्स का विवरण होगा, जानकारी होगी। यह डेटा देश भर में लागू किया जाएगा, और इसे अगले कुछ वर्षों में पूरा करने की योजना है। इस मिशन के पर 2817 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 1940 करोड़ रुपए वहन करेगी। शेष राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इसका हिस्सा होंगे। इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का उद्देश्य है कि सभी किसान इससे लाभान्वित हों। अगले 2 वर्षों 25-26 यह योजना पूरे देश में लागू की जाएगी, और इससे किसानों की उत्पादकता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। इस मिशन को लाने की योजना सरकार ने 2021-22 में बनाई थी, लेकिन कोविड के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। वर्ष 2023-24 और 24-25 के बजट में वित्त मंत्री ने इस मिशन को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में, और आप देखते हैं कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई का निर्माण करना है, जिसमें सभी किसानों की जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगा। और इसका सबसे प्रमुख कंपोनेंट एग्री स्टैक है, जो 3 हिस्सों में विभाजित होगा। पहला है किसान रजिस्ट्री। इसके तहत आधार की तरह ही हर किसान को एक डिजिटल पहचान यानी किसान आईडी दी जाएगी, और इसमें किसान की जमीन, उसका पशुधन, कौन कौन सी फसलें वह उगाता है, और कौन कौन सी सरकारें योजनाओं, और आप देखते हैं कि योजना का लाभ उसने उठाया है, जैसी जानकारी शामिल होगी। इस प्रणाली के तहत अब तक 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, और जिसमें उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद और गुजरात का गांधीनगर शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024-25 तक 6 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी बन जाए, और 2026-27 तक यह संख्या 11 करोड़ तक पहुंच जाए, और इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जा चुका है। फसल बुआई रजिस्ट्री, यह किसानों की फसलों का डेटाबेस तैयार करने के लिए हर सीजन में मोबाइल आधारित सर्वेक्षण करेगा। यह सर्वेक्षण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 राज्यों में हो चुका है। अगले 2 वर्षों में 40 जिलों को 400 जिलों को कवर करने का लक्ष्य, वर्ष 2025-26 तक संपूर्ण भारत में से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैंने बताया ना कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बारे में ये सब बता दिया करिएगा आप लोग जब सरकार की तरफ से उपलब्धियां लिखते हैं। जियो रेफरेंस रूरल मैप, यह योजना भूमि के भौगोलिक डेटा को फिजिकल लोकेशन से जोड़ने का काम करेगी, ताकि किसानों की जमीन और उसकी स्थिति को लेकर सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके। कृषि निर्णय सहायता तंत्र, इसके तहत भौगोलिक सटीकता का एक विशेष सिस्टम बनाया जाएगा, और इसमें भूमि अभिलेख, फसल की जानकारी, मिट्टी की जानकारी, मौसम की जानकारी और जल संसाधनों का विवरण एकत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकार को देश भर में विभिन्न फसलों की जानकारी मिल सके और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। इससे किसानों को इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और सोशल प्रोफाइल मैप के तहत देश भर में आप देखिए मिट्टी की गुणवत्ता का विस्तृत सर्वे किया जाएगा, और इसके तहत 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है, और जिसमें से आप देखिए 2.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है कि डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, जिसके माध्यम से यह अनुमान लगाया जाएगा कि देश में कितना अनाज उत्पादन हो रहा है,
और इसकी सरकार को सटीक जानकारी मिलेगी और वह उचित योजनाएं बना सकेगी। यह मिशन कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है और इसके तहत किसानों की पहचान, उनकी फसलें, भूमि और अन्य जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित की जाएगी। यह मिशन किसानों की आय को बढ़ाने के साथ ही उन्हें जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। कृषि सुधार की दिशा में समग्र प्रभावी प्रयास, ये भी पढ़ लीजिए। केंद्र सरकार तत्कालिक कृषि लक्ष्यों के साथ भारतीय कृषि को अगले 100 वर्षों में के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार कर रही है। NICR भारत सरकार की एक परियोजना है जो कृषि में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्य करती है। इसके 4 घटक हैं जो इन पैरामीटर पर आधारित हैं: अनुसंधान, तकनीक, प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रतिस्पर्धा आयोजित अनुसंधान। संस्था कई वर्षों की स्थानीय जलवायु परिवर्तन का सेमुलेशन और इसके जलवायु परिवर्तन को अवशोषित करने की क्षमता का आकलन करते हैं। इन सेमुलेशन को 3 समयावधियों में विभाजित करते हैं। पहला स्टेनर सेंचुरी यानी 2030 तक के बदलाव को देखता है। दूसरा मिड सेंचुरी जो 2050 तक की जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। एंड सेंचुरी 2100 तक होने वाले बदलाव पर केंद्रित है। संस्था फसल की उपज में बदलाव और आप देखिए कृषि परंपराओं या प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों को देखती है। भारत में कि अब तक लगभग आप देखिए 650 कृषि जिलों की पहचान की गई और प्रत्येक जिले की रिस्क प्रोफाइल का मूल्यांकन करने के लिए 33 पैरामीटर्स पर ध्यान देने के साथ ही उन्हें उच्चतम से न्यूनतम रिस्क की रैंकिंग में विभाजित किया गया। सड़क संपर्क, सुविधाएं, सिंचाई अवसंरचना, स्थानीय जलवायु और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे पैरामीटर का उपयोग किया जा रहा है। अगले कुछ दशकों के लिए जलवायु पूर्वानुमान की समीक्षा करके उनके रिस्क प्रोफाइल का मूल्यांकन किया जाने लगेगा। यह पाया गया कि भारत के 310 जिले जलवायु परिवर्तन से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की हाई रिस्क में। व्यवसायिकता के आधार पर इन जिलों के 151 गांवों में एक तकनीकी प्रदर्शन परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय भारत में किसी राज्य का विषय है और ICAR एक केंद्रीय निधि प्राप्त संस्थान है। केंद्रीय संस्थान अनुसंधान करती है और प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं, लेकिन कार्यान्वयन केंद्र के नियंत्रण से बाहर होता है। इस मामले में आप देखिए हम केवल आंशिक निगरानी कर सकते हैं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से होती है। भारत ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की आवश्यकता को अपेक्षाकृत देर से समझा। हालांकि हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में प्रगति कर रहे हैं और केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाभकारी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। परंतु अभी भी भारत को कृषि प्रधान विकासशील देशों जैसे ब्राजील और चीन के समान सौदे एवं विकास निवेश स्तर पर तक पहुंचने की ओर और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। इसके अलावा जलवायु प्रतिरोधी कृषि कार्यों को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमें नीति निर्माण में संतुलन की जरूरत जो संक्षिप्त और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। साथ ही सभी राज्यों को और कृषि संस्थाओं को विश्वास में लेते हुए नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहिए। सीधी सी बात है, आप लोग देखें, मैंने बताया ना किसानों की समस्याएं क्या है, समाधान किस तरह से हो सकता है और सरकार की तरफ से पहल क्या की जा रही है, ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। जब आंसर लिखते हैं, निबंध लिखते हैं तो सभी पहलुओं को छूते हुए आपका आंसर लिखा होना चाहिए। देखिए पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, बड़ी चिंता की बात है, उसी की बात हो रही। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, बहुत सारे आर्टिकल इसके बारे में हम लोगों ने देख लिए हैं। मैं कह रहा हूं ना, देखिए महिलाओं के साथ इस तरह के कोई भी घटना नहीं होना चाहिए। अगर होती है तो वो हमारे समाज पर, हमारी जो शासन प्रशासन है उस पर एक तरह से काला धब्बा है। जल भराव एवं प्लास्टिक प्रदूषण, तो हल्की बारिश होने पर भी शहरी क्षेत्रों में बढ़ता जल भराव जनमानस के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ये तो आप लोग भी देख रहे होंगे, थोड़ा सा पानी भरता है, नालियां ऊपर से जाने लगती हैं। अभी विगत महीने जल भराव से दिल्ली में छात्रों की मौत की घटना हो या फिर आप देखिए विभिन्न शहरों में हुए जल भराव के कारण सैकड़ों मौतें, सभी चिंताजनक हैं। इसका प्रभाव हमें आर्थिक से लेकर सामाजिक एवं पर्यावरण तौर पर भी देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्र की ओर जनमानस का प्रभाव निरंतर जारी है एवं निकट भविष्य में और भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। लोग शहरों में जा रहे हैं ना, वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्रों में जनमानस को रुचि एवं जरूरत के अनुरूप रोजगार एवं अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता प्रमुख कारक के तौर पर है। एक तो शहरों में जाते हैं कि रोजगार मिल जाए, उनके बच्चों की शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था मिल जाती है। इसी क्रम में शहरी क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा, जलभराव की समस्याओं, इसके मुख्य कारणों पर चिंतन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
शहरों में जल निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम की समुचित व्यवस्था है और उसके रखरखाव पर भी नियमित रूप से कार्य किया जाता है। फिर भी खराब ड्रेनेज सिस्टम रखरखाव में कमी आदि कारकों को जलभराव के लिए मुख्य दोषी माना जाता है। और इसके इतर गंभीरता पूर्वक चिंतन यह दर्शाता है कि सभी कारकों के जड़ में मुख्य रूप से जिम्मेदारी प्लास्टिक प्रदूषण है, खासकर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक प्रदूषण की है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। प्लास्टिक की भूमिका प्लास्टिक का जनमानस के जीवन में उपयोग मूल रूप से सस्ता एवं टिकाऊ उपयोग की सामग्री प्रदान करने के लिए शुरू हुआ है। धीरे धीरे इसकी व्यापकता बढ़ने लगी। आज रोजमर्रा की अनेक चीजों में प्लास्टिक का उपयोग सामान्य हो गया है। कपड़े की थैली का तो यह जैसे विकल्प ही बन गया है। इन सभी उत्पादों का सबसे नकारात्मक परिणाम यह रहता है कि ज्यादातर प्लास्टिक को उसकी सामग्री, खासकर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक कंटेनर, खाद्य पैकेजिंग आदि उपयोग के पश्चात पर्यावरण में मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था के अभाव में प्लास्टिक अंततः हमारी नालियों पाइपों में जाकर जमा होता है। चूंकि प्लास्टिक कचरा पानी में गल नहीं पाता, लिहाजा वह अपशिष्ट के प्रवाह को रोककर नालियों को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है। इससे बरसात के दिनों में जल प्रवाह की सुचारू रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाता है। पॉलीथीन पैकेट, आजकल हर सामान छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट में आते हैं, इससे जिसमें से बहुत कम प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है। और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संबंधित आंकड़ों के अनुसार बीते 7 दशकों में वैश्विक स्तर पर लगभग 8.3 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है, जिसमें से महज 9% को ही रिसाइकिल किया गया एवं 100 शेष 6.3 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक पर्यावरण में कचरे के रूप में। भारत में प्रतिवर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से मात्र 9,205 टन प्लास्टिक को ही रिसाइकिल किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने जुलाई 2022 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सामग्रियों के उत्पादन बिक्री पर रोक लगाई, जो कि सराहनीय कदम था। परंतु अभी भी जमीनी स्तर पर बाजार, दुकान, सब्जी हाट आदि स्थानों पर धड़ल्ले से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सामग्री, खासकर पॉलीथीन का उपयोग लोग कर रहे हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम को जाम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिशा में निश्चित रूप से हमें सोचने अपने व्यवहार में बदलाव के साथ सरकार के स्तर पर भी कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। और अन्यथा ऐसे ही प्लास्टिक प्रदूषण नालों को जमा करके जलभराव की समस्या को बढ़ाता रहेगा। और इस दिशा में निश्चित तौर पर हमें मिनिमम प्राइस फॉर रिटर्निंग प्लास्टिक के प्रावधान पर भी सोचने की जरूरत है, ताकि उत्पादकों या फिर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तक प्लास्टिक की सामग्री दोबारा से पहुंच सके। ये भी याद रखिएगा। और इसी क्रम में शिक्षण संस्थाएं भी प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण की ओर बढ़ सकते हैं, जिसका सराहनीय उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में देखने को मिलता है। लगभग 5 वर्ष पहले इसके परिवार को प्लास्टिक मुक्त बना दिया गया। इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाने की जरूरत है, ताकि छात्रों के साथ ही संपूर्ण जनमानस को जागरूक किया जा सके। UNEP के बारे में याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात हो रही। 5 जून 1972 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दैनिक जागरण का आपका संपादकीय पाठ है। एक आर्टिकल आपका एडिटोरियल जनसत्ता का भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है। व्यवस्था के चक्रव्यूह में गिरे लोग, क्यों योजनाएं पूरी नहीं हो पाती, क्यों नई सड़कें बनते बनते अधूरी रह जाती, क्यों दुर्घटनाओं के बावजूद भारत के रेल ढांचे को सुरक्षित कवच नहीं मिल पाता है। कारण है घोषणा के बाद उसे लागू करने में स्थगन। मैंने आप लोगों से कहा ना, बड़ी बड़ी बातें कितनी भी हो, कुछ भी हो, बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें हो, लेकिन जब तक वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं होते, ईमानदारी से लागू नहीं होते, तब तक उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप देखिए, देश के विकास दुनिया में सबल आर्थिक शक्ति बनने की दौड़ में भारत का 5वें से तीसरे और तीसरे से पहले स्थान पर पहुंचने जैसे कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें हम वर्षों से देखते आ रहे हैं। ऐसा हो सकेगा, इसकी घोषणाएं, दावों और फिर सफलता के आंकड़ों के प्रयासरण में भी कोई कमी नहीं रहती। मगर फिर भी पाते हैं कि देश के आम आदमी की हालत यथास्थिति से घिरी हुई है। विश्व के सूचकांक भी बताते हैं कि जहां तक भारत के आम आदमी की खुशहाली का प्रश्न है, वह दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी पीछे है। क्या ऐसा क्यों हुआ? तो देश के कायाकल्प की नई योजनाओं की घोषणाओं में तो कोई कमी नहीं है। उसके लिए धनराशि आवंटित भी होती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कदम भी उठे हैं, और बल्कि आर्थिक जीवन में उनके आरक्षण का विधेयक भी पास हो गया है। मगर फिर भी क्यों सब कुछ बार बार अदबी छूट जाता है? क्यों योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं? क्यों नई सड़कें बनते बनते अधूरी रह जाती? क्यों दुर्घटनाओं के बावजूद भारत के रेल ढांचे को सुरक्षित कवच नहीं मिल पाता है?
कारण है घोषणा के बाद उसे लागू करने में स्थगित, घोषणाओं की पूर्ति स्थगित हो जाती है। कहीं नौकरशाही बाधा बन जाती है, तो कहीं असाधारण मौसम, कहीं महामारी का प्रभाव, और कहीं अपनी प्राप्त शिक्षा की समयानुकूल नहीं रह जाती। अब आप देखिए, आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में सीटों को लेकर महिलाओं के लिए जो आरक्षण आया हुआ है, जो कानून बना है, अब वो लागू कब होता है ये मायने रखेगा। युग तेजी से बदल रहा है और डिजिटल से कृत्रिम मेधा तक का सफर तय कर लेता है, मगर 100 छात्र अपने आप को पुराने ढांचे के पाठ्यक्रम में ही गिरा पाता है। यह सब बदल दिया जाएगा, ऐसी घोषणाएं होती हैं, लेकिन लगता है कि इन्हीं अबूझ कारणों से स्थगित हो जाते हैं। बुझे हुए कारण तो साफ हैं, नौकरशाही, लालफीताशाही, रिश्वतखोरी और देश के करदाताओं का दोहरा दोरंगापन। मगर इसके साथ ही यह स्थगन संस्कृति हर योजना की लागत तो बढ़ा देती है, और जिस परिकल्पना के साथ योजनाओं को शुरू किया जाता है, खत्म होते होते उनकी लागत दुगनी हो चौगनी हो जाती है, क्योंकि कोई परियोजना है उसमें जितना अधिक टाइम लगेगा उतना पैसा खर्च उस पर होता है। यह स्थगन संस्कृति की वह परोक्ष लागत है जो देश को झेलनी पड़ रही है। स्थगन संस्कृति का प्रत्यक्ष लागत क्या है? भारत की शीर्ष न्यायपालिका की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा कि स्थगन की संस्कृति को खत्म करने के लिए कुछ नए प्रयास होने चाहिए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। केवल न्यायपालिका का दंड विधान 1.5 सदी के बाद लागू कर देने से बात नहीं बनेगी, जब तक कि उसकी दंड विधाओं को लागू करने के त्वरित प्रयासों को सोच विचार में नहीं डाल दिया जाता। पिछले वर्ष भारतीय संसद में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था का विधेयक पारित हुआ, लेकिन उसका लागू होना अभी तक स्थगित है, क्योंकि कुछ तकनीकी औपचारिक जमाबंदी अभी पूरी करनी है। और उसके बाद आप देखिए, जब भारत की अदालतों में तारीख पर तारीख की उस स्थगन संस्कृति को बदलने का प्रयास किया गया, जिसमें बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर अपराध भी बरसों लटके रहते हैं, तो पता चलता है कि इसमें मूल में भी कायाकल्प के कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और उन्हीं का आह्वान एक चुनौती के रूप में देश में किया जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश कहते हैं कि जिला स्तर पर अदालतों का बुनियादी ढांचा महिलाओं के अनुकूल करने की जरूरत है। अभी तो 6.7% अदालतों का बुनियादी ढांचा ही महिलाओं के अनुकूल है, और महिलाओं को देखिए उनकी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए अगर न्यायपालिका में, आप देखिए कार्यपालिका में, कहीं भी विधायिका में, कहीं भी आप देखते हैं कि महिलाओं की उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, तो महिलाओं की क्या समस्या है उसका मुझे लगता है बेहतर समाधान महिलाएं ही कर सकती हैं। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारी अदालतें समाज के सभी सदस्यों के लिए सुरक्षित और सहज वातावरण प्रदान करें। आमतौर पर महसूस होता है कि कमजोर आदमी अदालतों में जाने से डरता है, क्योंकि वहां की परेशानी उसकी आर्थिक और सामाजिक सामर्थ्य से बाहर होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि गांव के लोग ऊपर से नीचे तक के सभी न्यायाधीशों को भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ न्याय मिलता है। कहावत मत भूलिए कि भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं। लेकिन राष्ट्रपति ने स्वयं सवाल किया कि यह देर कितनी लंबी, 32 वर्ष, 20 वर्ष या 12 वर्ष? राष्ट्रपति को से लेकर प्रधान न्यायाधीश का विश्वास भारत की जनता में, और भारत की जनता का पूरा विश्वास अपने इन कर्णधारों में, तो फिर ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए। साक्ष्य गवाहों से संबंधित मुद्दों को न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा मिलकर सुलझाया जाना चाहिए। मगर ऐसा क्यों कि नया दंड विधान लागू होने के बाद भी ऐसी नई सहयोगी भावनाओं से मुकदमों के त्वरित निपटारे का प्रयास नहीं होता है? बात वही है कि स्थगन संस्कृति के घेरे में अटकी रह जाती है। जब सुनवाई के लिए अगली तारीख पड़ जाती है, सुनवाई की यह अगली तारीख केवल लंबित मुकदमों में नहीं, बल्कि आम आदमी को अपने जीवन में भी प्रमाण नजर आता है। उसके लिए छोटे बड़े औपचारिक सरकारी फैसले आज भी दुरूह क्यों हैं, जबकि सरकारों ने तो दफ्तरों को सहज कार्य व्यवस्था में बदल देने का प्रण किया है। बेशक डिजिटल व्यवस्था वहां आ गई, इंटरनेट के सर्वरों से काम तेजी से होने लगा है, लेकिन ये सर्वर अक्सर बिगड़े क्यों रहते हैं? याद रखिए कि कड़े कानून बना देने भर से इस पूरी स्थिति पर लगाम नहीं लग जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि इस देश के शासकों से लेकर शासक तक, कानून के रखवालों से लेकर कानून की राह पर चलने वालों के लिए यह सब आसानी से संभव हो सके, और उनके लिए जगह जगह पर अवरोध खड़े ना हो जाए। क्यों आम आदमी को यह महसूस होता है कि फाइल के नीचे चांदी के पहिए नहीं लगेंगे, तो उसकी जिंदगी सही फैसला लेकर सही राह पर चलने से स्थित रहेगी। प्रधान न्यायाधीश ने निजी अदालतों को आम आदमी के लिए सुविधाजनक बनाने की बात की है। उसे उस चातुरी की आंख आहत कंडों से बाहर आने के लिए इन अदालतों को चलाने वालों के सामने यह गुजारिश की है कि तो वह यह विनय कोई गलत नहीं है, क्योंकि आजादी की 3/4 सदी गुजर जाने के बाद भी आम आदमी को क्यों लगता है कि वह एक स्थगन संस्कृति के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। अच्छी भली योजनाएं छोटे छोटे कारणों से स्थगित होती चली जाती हैं, उज्जवल सपने अंधेरे में डूब चले जाते हैं। यह प्रवृत्ति पूरे देश के कार्य व्यवहार को अपने घेरे में ले रही है। स्थगन की संस्कृति सब चलता है कि चलंत वाक्य में क्यों तब्दील हो गई? आम आदमी जिससे बेहतर जिंदगी के वादे किए गए थे,
वह क्यों जैसी जिंदगी उसे को स्वीकार करने कर जीने को मजबूर किया है। अब अगर संदेश मिला है कि यह संस्कृति और अगली तारीख पर काम करने देने के बाद नहीं रहेंगे, तो निश्चित ही एक नए भारत का निर्माण हो सकेगा जो आम आदमी को भी अपने लिए बेहतर लगेगा। एक बात और मैं आपको रोमन कहता हूँ, देखिए सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा सरकार पैसा खर्च करती है, बजट देती है, और सरकारी स्कूलों के टीचरों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन फिर भी आप देखिए सरकारी स्कूलों की हालत सबसे बुरी है, क्योंकि ऊपर से जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी योजनाएं बन रही हैं, वो जमीनी स्तर पर लागू ही नहीं हो पा रही है अच्छे से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।